हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। बहुत बच्चा ना कंफ्यूज रहता है कि सर हमें ये नहीं पता है कि एनडीए का सिलेबस एक्चुअली है क्या। कुछ टीचर कहते हैं ये वाली चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ टीचर कहते हैं ये चैप्टर्स बहुत पढ़ लो। तो हमें एक्चुअली यही नहीं पता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्या चीज़ें सिलेबस में मैंशनड है और क्या नहीं है। सबसे बड़ी गलती जो इसमें हम करते हैं वो ये करते हैं कि हम चीज़ों को ना खुद नहीं ढूंढना चाहते हैं। यूपीएससी जब नोटिफिकेशन निकालता है, आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यूपीएससी को इस नोटिफिकेशन में होता है। बट बात यह है कि हमें खुद पढ़ने की आदत नहीं है, ज़्यादा डिपेंडेबल होने की आदत हो गई है ना। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, सब कुछ वहाँ पर है। मैं आपको आज उसी नोटिफिकेशन से दिखाऊंगा कि क्या एक्चुअली में सिलेबस है, क्या किन किन एरियाज पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस एरिया से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते रहे। ये सारी बातें मैं आज आपको बताने वाला हूँ यूपीएससी की नोटिफिकेशन से खुद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर आप इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना, बिकॉज जो मैं अभी बताने वाला हूँ चीज़ें हेल्पफुल तो रहने ही वाली है। इसके अलावा अपने चैनल पे बहुत सारी और चीज़ें डालता रहता हूँ जो आपकी गाइडेंस के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। अच्छा, तो चलिए सबसे पहले अभी हम चलते हैं अपनी नोटिफिकेशन पे। वहां पे आपको दिखाता हूं कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें मेंशन है। हाँ जी, तो मैं जैसा कि कह रहा था कि आपको मैं नोटिफिकेशन के माध्यम से ही बताऊंगा कि किस क्या क्या सिलेबस आता है और क्या क्या उसमें से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने नोटिफिकेशन खोल लिया। पिछले 3-4 साल की कोई भी नोटिफिकेशन आप खोलोगे तो लगभग सेम ही काम मिलेगा। तो इसमें मैं आ जाता हूँ सिलेबस वाले पार्ट पे। सिलेबस में देखो, सबसे पहले मैथ। अब मैथ में आप सबको पता होगा मेरे हिसाब से कि 11th और 12th का सिलेबस आता है, 11th और 12th की मैथ्स आती है। द बेस्ट वे इज कि आप एनसीईआरटी के थ्रू इस चीज़ को पूरी करो। भाई जो एनसीईआरटी का सिलेबस है ना, एज इट इज आपको वही चीज़ें करनी है विद एग्जाम्पल्स। आपको फिर एग्जाम्पलर भी करनी है आपको एनसीईआरटी की। और अगर आपके एनसीईआरटी के बेसिक्स पूरे हो चुके हैं, एनसीईआरटी आपने पूरी कर ली है, उसके बाद आप किसी और बुक से पढ़ो। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी करके जाओगे फिर भी यू वुड बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल द इजी एंड एवरेज क्वेश्चन। मतलब मुझे लगता है कि 100% में से आप 40% क्वेश्चंस बहुत ही ईजिली अटेम्प्ट कर पाओगे। बिकॉज हर पेपर में क्या होता है, 30% से 35% तक तो ईजी ही आता है, उसके बाद 30-40% आता है एवरेज, और लास्ट वाला आता है हार्ड। हार्ड वाले को मारो गोली नहीं करना हमें, ईजी वाला जो है ना वो भी चीज़ें हो जाएंगी अगर आप एनसीईआरटी को ढंग से करके जाओगे। तो एनसीईआरटी चिल्ला चिल्ला के टॉपर मर जाते हैं, बट हम पढ़े रहते हैं दूसरी किताबों के उसमें। ठीक है, तो जी एलजेब्रा के सारे कॉन्सेप्ट सारे एनसीईआरटी वाले, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के सारे कॉन्सेप्ट, ट्रिगो के जो अपनी एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं है, एनालिटिकल ज्योमेट्री 2D 3D पूरा, वेक्टर और जो 3D वाला अपना चैप्टर है पूरा, कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, कैलकुलस एक बहुत ही मेजर पार्ट है। बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं कि सिर्फ कैलकुलस करके चले जाओ हो जाएगा। देखो ऐसा मैं उस थ्योरी को सही नहीं मानता हूँ, बिकॉज कुछ क्वेश्चन मुश्किल आ जाएंगे, वो आपसे नहीं होंगे। ऑब्वियसली बात है, कैलकुलस आना चाहिए बिकॉज बहुत बड़ा पोर्शन वो कवर करता है, बट सिर्फ कैलकुलस करके जाना कोई सोल्यूशन नहीं लगता मेरे अकॉर्डिंग मुझे। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और ईजी चैप्टर है। ईजी चैप्टर है, सबसे बड़ी बात है ईजी है, क्वेश्चन आने ही आने हैं और ईजी। मतलब देखो ना, वहीं पे आप टाइम लगाते हो 3D में भाई आपको पता है कि पूरी अच्छी खासी मेहनत लगेगी, कॉन्सेप्ट लगेंगे। स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत ही ईजी है कंपेरेटिवली, और स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, ये होती है टॉपर्स की स्ट्रेटेजी कि किस चैप्टर पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। जैसे एक तो 120 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ के, तो 120 के 120 क्वेश्चन एक बार आपको गो थ्रू जरूर करने हैं, ताकि इजी क्वेश्चन चाहे स्टैट्स का है, चाहे इंटीग्रेशन का है, चाहे वेक्टर का है, आपका छूटे ना। ठीक है, अब आते हैं इंग्लिश की बात। देखो इंग्लिश में ऐसा कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, 3-4 पार्ट्स में पूरा सिलेबस डिफाइन, मतलब हम बाइफरकेट कर सकते हैं। जैसे वन इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर में सारे आपके एरर वगैरह वो सब चीज़ें आएंगी, एंड वोकैब। अब वोकैब में भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। वोकैब में इडियम फ्रेजेस आ गई और सिनोनिम एंटोनिम आ गए। तो कभी क्या होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है। इस बार क्या हुआ था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ना कि इडियम फ्रेजेस और वोकैब पे बहुत ज़्यादा जोर दे दिया था, ग्रामर कम आ गई थी। तो तीनों ही पोर्शन है। मतलब अगर आपको, मेरे हिसाब से अगर न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट, एरर वाला पार्ट ही बहुत ज़्यादा, और प्लस में वोकैब वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। और अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो तो मुझे लगता है कि सिर्फ न्यूज़पेपर प्लस में जो आपका बैकग्राउंड रहा है उससे काम चल जाएगा, 50 में से 35 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर नहीं तो वोकैब के लिए बहुत सारी किताबें आती हैं, उनको अलग से फॉलो कीजिए। ग्रामर के लिए या तो टीचर या किताब। वोकैब के लिए ऐसा कोई बहुत ज़्यादा टीचर की जरूरत मुझे नहीं लगती है। इसके बाद आता है जीके वाला पोर्शन। जीके में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है मामला, साइंस और जनरल स्टडीज़ में। अब साइंस में बात करें तो 3। अच्छा एक बात और सुन लो, कोई इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं चाहिए होती है इसमें। ठीक है, तो साइंस में बात करें तो फिजिक्स में 11th-12th में भी आप ऐसे वो करो। देखो जी, सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स तो आपको आना ही आना चाहिए। इसमें भी 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहले थ्योरेटिकल बेस, कॉन्सेप्ट बेस,
और लास्ट वन इज न्यूमेरिकल बेस्ड। न्यूमेरिकल बेस्ड कभी कभी थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं, वरना तो ठीक ठाक ही रहते हैं। ज़्यादा आता है थ्योरी और कुछ उनकी एप्लीकेशन जो मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट बेस्ड। तो सबसे बेस्ट है ये अपना ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर अपने मोशन वाले उससे चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो कर लो। मतलब 11th-12th के ही हैं, बट 11th-12th में आप सेलेक्टिव बन सकते हो। आप ऐसा नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें करनी है। जैसे भाई सेमीकंडक्टर कर लो, ऑप्टिक्स कर लो, मोशंस वाली सारी चीज़ें कर लो, इलेक्ट्रिसिटी कर लो, बहुत चीज़ें कवर हो जाएंगी इसमें। 25 क्वेश्चन आने हैं। 25 में से अगर आप एक बार आप पूरा सिलेबस गो थ्रू कर लोगे और कुछ चैप्टर्स को अच्छा कर लोगे, तो मुझे लगता है कि लगभग सारे क्वेश्चन भी कर सकते हो। लेकिन कंडीशन वही है, एक बार सिलेबस पूरा गो थ्रू होना चाहिए ताकि कोई भी इजी क्वेश्चन ना छूट जाए। ठीक है, 11th-12th वाली पूरी की पूरी फिजिक्स का आपको दिया हुआ है। केमिस्ट्री देख लो, फिजिकल केमिस्ट्री पूरी आती है। कंपेरेटिवली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बहुत ही कम आती है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री यही ज़्यादा आती है। और लास्ट के जो चैप्टर है ना, लास्ट के जो 2-3 चैप्टर हैं क्लास 12th के, जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इसको बोलते हैं, उससे भी काफ़ी कुछ पोर्शन आ जाता है। ठीक है, तो वो भी चीज़ें करनी चाहिए। बायो में सिलेबस में तो भाई कुछ कुछ मेंशन है, बट मुझे लगता है 9th और 10th की एनसीईआरटी बायो की, मतलब जो अपनी एनसीईआरटी है साइंस वाली, उसमें बायो वाला पोर्शन 9th और 10th वाली अगर आप कर लोगे तो मुझे लगता है चीज़ें कवर हो जाएंगी। बाकी ये सिलेबस आप देख ही चुके हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री की बात सुनो आप भाई साहब, हिस्ट्री में ज़्यादा फोकस दिया जाता है। आप देखो बहुत ही ज़्यादा ना, देखो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ गया, फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, एलिमेंट्री स्टडी ऑफ इंडियन कंस्ट्रक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ 5 ईयर प्लान्स, ये सब क्या आ गया, ये आ गया इकोनॉमिक्स का पार्ट। ठीक है जी, कोऑपरेटिव एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का पार्ट, भूदान, सर्वोदय, नेशनल इंटीग्रेशन, वेलफेयर स्टेट, बेसिक टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी। जो बेसिक टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी है ये हिस्ट्री का पोर्शन आ गया। थोड़ी पॉलिटी के डीपीएसपी का पार्ट आ गया। जो भी हाईलाइट हो रखा है दिस इज इकोनॉमिक्स पार्ट, उससे ऊपर वाला इज हिस्ट्री वाला पार्ट। ठीक है जी, कल्चर एंड देखो इसमें उन्होंने एक लाइन लिख दिया, ब्रॉड सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री विद एम्फेसिस ऑन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। अब पढ़ते रहो, क्या पढ़ोगे, इसमें एंशिएंट मेडिवल सब कुछ आ गया है ना, बात समझ रहे हो। अच्छा, अब देखो ये नीचे आ गया वर्ल्ड हिस्ट्री, नीचे आ रहा है पोर्शन वर्ल्ड हिस्ट्री वाला। वर्ल्ड हिस्ट्री में अच्छा पहली बात तो रेनेसांस, ये अपने सोशल रिफॉर्म वाली बात है। इसके बाद देखो अमेरिकन इंडिपेंडेंस, पूरा का पूरा अमेरिकन रिवोल्यूशन कवर करना है, फ्रेंच रिवोल्यूशन कवर करना है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कवर करना है, रशियन रिवोल्यूशन करना है। इसके अलावा इंपैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन सोसाइटी, कॉन्सेप्ट ऑफ वन वर्ल्ड, यूनाइटेड नेशन जो आया था ना कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जो सारा कॉन्सेप्ट हुआ था, यूनाइटेड नेशन, पंचशील, वो जितनी भी चीज़ें आई थी, हमने इंडिया ने बहुत कुछ वो करा था, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ये सारी चीज़ें, ये लास्ट वाला जो पोर्शन आ गया ना, ये वाला पोर्शन आ जाता है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद आते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी अच्छा खासा डिटेल्ड एक्सप्लेन है कि भाई साहब अर्थ एंड इट्स शेप जो मैं बताता हूँ, अर्थ एंड इट्स सिस्टम जो बताता हूँ ना, वहाँ से लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, इंटरनेशनल डेट लाइन, ये सारा का सारा जो सिस्टम ऑफ अर्थ में बताओ, जिसमें सीजन से लेके टाइम जोन से लेके सब कुछ कराता हूँ, वो सब यहाँ से आता है। मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड देयर इफेक्ट, ये सीजन वाली बात आ गई, यहाँ तक है वो सीजन वाला पूरा, ये इफेक्ट्स तक। ठीक है जी, उसके बाद ओरिजिन ऑफ अर्थ, रॉक्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। भाई रॉक्स की जो 3 टाइप है उनको, और उसमें देखो जब लिखा हुआ अलग से वेदरिंग अलग से लिखा हुआ, तो मैकेनिकल एंड केमिकल वेदरिंग आपको देखनी पड़ेगी, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, सारा का सारा ये रॉक्स से रिलेटेड होता है। उसके बाद बात करें तो ओशन करंट्स एंड टाइड्स की, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एटमॉस्फेयर इन कंपोजिशन, सीधे सीधे लिखी हुई है कहाँ से चीज़ें आनी है। ठीक है जी, टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लेनेटरी विंड्स, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेनेटरी विंड्स वाला सिस्टम मैंने बताया था। ठीक है, ये जो प्रेशर बेल्ट वाला सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। साइक्लोन, एंटी साइक्लोन आता है, ह्यूमिडिटी, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये सारे के सारे ऐसे टॉपिक है जो क्लास में आपको कराता हूँ। ठीक है, और बहुत मुश्किल नहीं है। इसके अलावा पूरे के पूरे वर्ल्ड की जो है क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा इंडिया पे आ जाते हैं तो इंडियन क्लाइमेट आ जाता है, इंडियन नेचुरल वेजिटेशन आ जाता है, मिनरल पावर रिसोर्सेज आ जाता है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की लोकेशन, सी पोर्ट आ जाते हैं, लैंड एंड एयर रूट्स आ जाते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के मेन आइटम आ जाते हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये सब वो चीज़ें हैं जो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सब नोटिफिकेशन में डिटेल तरीके से यूपीएससी ने दिया हुआ है। क्या छोड़ना क्या नहीं छोड़ना यहाँ पे देख के डिसाइड करो ना। और करंट अफेयर का देखो कुछ वो नहीं है, करंट अफेयर तो मतलब जो हो रहा है वो मैं चीज़ें करा ही रहा हूँ आपको, और ऐसे स्पेसिफिक सिलेबस थोड़ी ना करंट अफेयर का डिफाइन कर पाओगे आप। ठीक है, बात समझ में आई। ये सारा का सारा मैंने नोटिफिकेशन से आपको बताया है इन चीज़ों को, और यहीं से फोकस करके पढ़िए। मैंने साथ साथ मेरे हिसाब से सब चीज़ें बता दी, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं, उस पर फोकस रखते हुए अपनी एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बना लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तरीका पसंद आएगा नोटिफिकेशन से पढ़ने वाला। अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप प्लीज़ चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस नॉलेज को ले सकें और अपनी जो स्टडी प्लान है उसमें इंप्लीमेंट कर सकें और ओवरऑल एनडीए का पेपर क्लियर कर सकें। ठीक है, तो जल्दी मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे। जय हिंद, जय भारत।